हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक ये है कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस के परफेक्ट आंसर कैसे होने चाहिए, उसका भी एक बार एक वीडियो में सारे कवर कर दें। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन से डिफरेंस बता दूंगा कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना और परफेक्शन से लिखना दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लें। मैं इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो इन पेजेस पे हैं इनके आंसर आपको परफेक्ट लैंग्वेज में फिर बता रहा हूं कि परफेक्ट लैंग्वेज में लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। मैं डिक्टेट कर देता हूं, बट वन थिंग यू विल हैव टू डू, आप अपने पास एक रजिस्टर और पेन को जरूर साथ में रखें और जो मैं डिक्टेट करूं आप उनके नोट्स प्रिपेयर कर लें। अगर स्टिल इफ एनी डाउट अराइजेस देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी एंड कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कह भी सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट करें इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज 172 से स्टार्ट कर देता हूं। तो देखो, पहली क्वेश्चन में बता दूं कि स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं या कई टीचर्स क्या लिखवाते हैं और उसमें क्या गलती है एक या दो वर्ड्स का डिफरेंस, बट इवन देन परफेक्शन नहीं आती उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, आप बुक ओपन कर लें और मैं आपको आंसर बता दूं, वो आपको खुद ही लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मींस। तो यूजुअली स्टूडेंट क्या लिखते हैं, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स थ्रू विच करंट कैन फ्लो। आप लिखते हो और लिखा होगा, कई टीचर्स भी लिखवाते हैं, आई नो इट वेरी वेल, क्योंकि मैं भी इतने साल से बच्चों के पेपर्स चेक भी करता हूं, देखता भी हूं और वो लिखते भी यही हैं, बट ये ठीक नहीं है डेफिनेशन। आप देख रहे हो क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच करंट कैन फ्लो। अगर सपोज आप ये समझें कि अगर सपोज एक सर्किट के अंदर, लेट अस से इस तरह सर्किट के अंदर मैंने कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट ना करके और यहां पर सपोज मैंने की लगा दी, सपोज ये कनेक्ट भी कर दिया प्लस और माइनस, अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच करंट कैन फ्लो। तो आप लिखोगे ठीक है बिल्कुल, एंड आई से इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। रीजन बीइंग, अगर आपने इस तरह से कनेक्ट कर दिया ना, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए, इट इज नॉट सर्किट, इट इज शॉर्ट सर्किट, आग लग जाएगी सर्किट के अंदर। तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं इस डेफिनेशन में गलती है ना। तो आपको ये लिखना चाहिए, अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स एंड सम रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी और सेल थ्रू विच करंट कैन फ्लो। दैट इज, यहां आप एक रेजिस्टेंस या बल्ब जरूर लगाएंगे और तब ये सर्किट की डेफिनेशन क्वालिफाई करेगा। रीजन बीइंग, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो ये शॉर्ट सर्किट है ही नहीं। तो आप याद रखना, मैं रिपीट कर देता हूं, अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स एंड सम रेजिस्टेंस। आप चाहो तो की बोलो या ना बोलो, एमीटर बोलो या ना बोलो, वोल्ट मीटर बोलो या ना बोलो, सब इनमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। आप चाहो तो यहां लगा दो, नो प्रॉब्लम, एमीटर भी लगा दिया, वोल्ट मीटर भी लगा दिया, इन्हें भी मेंशन कर दो तो भी चल जाएगा। बट जो इंपॉर्टेंट है ना वो है सम रेजिस्टेंस जरूरी है और कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी थ्रू विच करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, पहला आपको मैंने बताया किस तरह से लिखा जाएगा। आप इसे अपने आप नोट्स अपने आप प्रिपेयर कर लें, क्योंकि मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि मैं टच करूं और क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए फिर मैं आंसर को ट्रांसलेट कर दूं। तो मैं इसी मेथड से ही अपनी ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूं और ऐसे ही आपको कोशिश कर रहा हूं कि उसी वर्जन में आपको मैं पढ़ाऊं। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो देखिए, किसी का भी यूनिट आपको ना बनाना आए ना, आप उसकी डेफिनेशन पे चले जाओ और उसमें सारी फिजिकल क्वांटिटी को 1 में कन्वर्ट कर दो तो आपको बड़ी हेल्प मिल जाएगी। जैसे करंट का पूछा है तो करंट की डेफिनेशन क्या है, करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए आप, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहां से डेफिनेशन आती है। और ऑब्वियसली चार्ज को अगर मैं 1 कूलम कर दूं, टाइम को मैं 1 सेकंड कर दूं, तो ऑब्वियसली करंट का भी यूनिट 1 हो जाएगा, विच इज 1 एम्पियर। तो बन गया ना डेफिनेशन। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, और अगर पूछ ले व्हाट इज 1 एम्पियर, तो करंट इज 1 एम्पियर if 1 coulomb of charge flows through the cross section of conductor in 1 second। तो इसका यूनिट एम्पियर, और 1 एम्पियर क्या है वो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कंस्टिट्यूट 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो देखिए, इसमें कई टीचर्स में या स्कूल में गिवन होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये गिवन होता है।
बट अगर नहीं भी गिवन तो यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड यू आर सपोज टू नो द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो आप लिखोगे लेट n इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। n इलेक्ट्रॉन और एक पे इतना है, n इलेक्ट्रॉन और एक पे इतना है, रिजल्ट इज 1 कूलम, और n इंटू 1.6 10⁻19 इज इक्वल टू 1, और n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आप सबसे पहले ऐसा कर ले 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। क्लियर हो गया। अब अगर ये इससे फिगर डिवाइड नहीं हो रही तो आप एक जीरो इधर ट्रांसफर कर दें, तो 10 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻18 ऐसा कर दें। अब आप 10 को 1.6 से डिवाइड करें विच इज वेरी लाइकली 6.25 परहैप्स, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये आप डिवाइड करके देख लो, वेरी लाइकली इतना ही आएगा। तो n इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैलकुलेट कर लो, उसकी वैल्यू 1 कूलम है, और वो फिगर जब अपॉन में आएगी तो उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो और आंसर इज दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इसके सारे इंडेक्स क्वेश्चन कवर हो गए। नेक्स्ट मैंने लिखा है पेज 174 पे। देखिए 174 पे आप आ जाए, बुक ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द डिवाइस विच मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस, आंसर देते हैं वोल्टमीटर। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्वेश्चन में पूछा मेंटेन कौन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड बाय सेल और बैटरी। तो याद रखना अगर वर्ड पूछे मेंटेन, मेंटेन ये कर रहा है, विच इज मेंटेनिंग, मेंटेन करता है सेल और बैटरी। बट अगर यही क्वेश्चन बन जाए विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्टमीटर है। तो मेजर करता है वोल्टमीटर, मेजरिंग इज डन बाय वोल्टमीटर एंड मेंटेनेंस इज डन बाय बैटरी और सेल। क्लियर है। तो आप दोनों का देखें, दोनों 1 मार्क्स में किसी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। इट इज मेंटेन्ड बाय सेल और बैटरी एंड इट इज मेजर्ड बाय डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। अगेन मैं वही कहूंगा, अगर ना याद आए आप उसकी डेफिनेशन में चले जाओ। तो डेफिनेशन ये है, वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल। अब ये पूछा हुआ इसके अंदर कि 1 वोल्ट है क्या। तो देखिए इसके अंदर अगर मैं ये सपोज 1 जूल कर दूं, ये 1 कूलम कर दूं, तो ये 1 वोल्ट हो जाएगा। तो इसमें डेफिनेशन यहां से बन जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स या बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving 1 coulomb of charge from one point to another। याद रखना जिसका भी यूनिट आपको ध्यान नहीं आता उसकी डेफिनेशन में चले जाओ, सारी फिजिकल क्वांटिटी को 1 1 कर दो, उनके ऐसा यूनिट प्लेस कर दो, तो बहुत हद तक हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। तो चार्ज आपको दे रखा है, ईच कूलम मींस 1 कूलम, और थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, और पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको गिवन है 6 वोल्ट, और पूछा हाउ मच एनर्जी। अब ध्यान रखना एनर्जी और वर्क दोनों सेम होते हैं। ये 9th में भी आपने पढ़ लिया है कि अगर एनर्जी है तो वर्क कर पाओगे, इसलिए एनर्जी और वर्क दोनों का यूनिट जूल है, बिकॉज दे आर इंटरकन्वर्टिबल। तो आप इसमें अगर लिखेंगे तो W इज इक्वल टू, ये आ जाएगा VQ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके W इज इक्वल टू VQ, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6, और इसे आप वर्क लिखो या एनर्जी लिखो, एक ही बात है। तो आंसर आएगा 6 जूल ऑफ वर्क इज डन या 6 जूल ऑफ एनर्जी इज देयर। तो दोनों में किसी भी फॉर्मूले दोनों ठीक है, न्यूमेरिकल में ये फार्मूला यूज होगा इसके अंदर। इसके क्वेश्चंस कवर हो गए। नेक्स्ट में लिखा है 181। इन टेक्स्ट में 181 पे देखें क्या है, 181 पे ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो अगर रेजिस्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट याद ना हो तो वो भी साथ साथ याद हो जाएगा। मैं आपको फार्मूला बना के बता देता हूं कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। पहला भी लिखोगे रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। आप ये समझ ले, अगर मैं कहूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
इट मींस अगर सपोज ये थिन वायर है और सपोज थिक वायर है ये, तो मैं ये कहूंगा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू इसका। तो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मीनिंग समझ लें, किसी भी यूनिफॉर्मली फ्रेम्ड बॉडी को जब कट करोगे तो जो फेस नजर आएगा उसे बोलता है क्रॉस सेक्शनल फेस, और उसके एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। करेक्ट। तो रेजिस्टेंस नंबर 1 डिपेंड्स अपॉन लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर 2 डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नंबर 3 है रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रेजिस्टिविटी का डाटा देखें तो हर एक का, कॉपर का, आयरन का, सिल्वर का, मरकरी का, सबका अलग अलग रेजिस्टिविटी डाटा है। तो इट मींस रेजिस्टेंस भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल क्या है, कॉपर है या आयरन है। तो नंबर 3 ये हो गया। और नंबर 4 आएगा रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑल्सो। और यूजुअली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। बट ये केस ऑफ प्योर मेटल्स है। अगर बात करोगे एलॉयज की, तो एलॉयज का इनवेरिएबली ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वी विल राइट फोर्थ फैक्टर इज टेम्परेचर। फॉर प्योर मेटल्स resistance increases with increasing temperature and decreases with decreasing temperature, but for alloys it almost remains constant. ये इसका परफेक्ट आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of same material when connected to same source? तो आप ये समझ लें, जो थिक वायर है ना, इसमें एरिया क्रॉस सेक्शन बड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स को पास होने के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को पास होने के लिए कम स्पेस मिलेगा, मटेरियल सेम है। तो ऑब्वियस है करंट फ्लोज मोर इजीली थ्रू थिक वायर बिकॉज ऑफ मोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप इसे इस तरह समझ लीजिए कि अगर एक हॉल के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं और एक डोर है स्टैंडर्ड साइज का, और सभी को उसमें से बाहर निकलना है, तो सभी को बाहर निकलना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पुश एंड पुल में कई स्टूडेंट्स गिर जाएंगे। बट उसी डोर का साइज कर दे 4 टाइम्स, 4 गुना बड़ा कर दे डोर, तो नाउ इट विल बी इजी टू पास थ्रू द डोर। तो आप ये समझ लें कि अगर एरिया क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स रेडीली पास हो जाएंगे, करंट ज्यादा फ्लो कर जाएगा। बट अगर सपोज एरिया क्रॉस सेक्शन कम है तो करंट फ्लो कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्लो हो जाएगा। क्यों? कि जब इलेक्ट्रॉन से ट्रेवल करते हैं ना, तो दे कोलाइड विद एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। और अगर सपोज पाथ ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो करंट कम हो जाएगा उस केस के अंदर। नेक्स्ट, let the resistance of electrical components remain constant while the potential difference between two ends is decreased to half. क्वेश्चन ये कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इज मेड हाफ, V को हाफ कर दिया है। ये सोर्स पहले मान लो 6 वोल्ट का था, इसे इसने कर दिया 3 वोल्ट का। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है व्हाट चेंज विल अकर इन करंट। तो भाई ओम्स लॉ है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to potential difference applied across its ends. सिंपल सी बात, सिंपल लैंग्वेज में सुन लो। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस दुगना करोगे तो करंट भी दुगना हो जाएगा उसी कंडक्टर के अक्रॉस, 4 गुना करोगे 4 गुना हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर दें तो आवर आंसर विल बी करंट विल बी आल्सो हाफ एंड इट इज एज पर या इन अकॉर्डेंस विद ओम्स लॉ बिकॉज करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to potential difference applied across its ends. Clear है? Next, yeah, why are the coils of electric heater or toaster made up of alloy rather than of pure metals? आप इसे नोट जरूर कर लें, रजिस्टर पे लिख लेना कि इसके अंदर alloys का नंबर 1 रेजिस्टिविटी हाई होती है, नंबर 2 वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, बर्न नहीं होते इजीली, और नंबर 3 उनकी करंट बेयरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। तो आंसर ये होगा कि दे आर मेड अप ऑफ एलॉयज रादर देन ऑफ प्योर मेटल्स बिकॉज नंबर 1 एलॉयज हैव अ हायर रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू प्योर मेटल्स, सो दे कैन प्रोड्यूस मोर हीट। नंबर 2 दे डू नॉट बर्न और दे डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड। नंबर 3 their load bearing capacity, that is current carrying capacity, is more than that of pure metals. तो therefore उसके बाद लैंग्वेज वहीं से कॉपी कर लें कि हीटर एंड टोस्टर दे आर मेड अप ऑफ एलॉयज रादर देन ऑफ प्योर मेटल्स। 3 रीजन मैंने बताए, तीनों को आप कॉपी पे नोट कर लें और बिल्कुल परफेक्शन से वैसे ही लैंग्वेज में प्रोनाउंस कर देना।
नेक्स्ट है यूज द डाटा इन टेबल 12.2 और ये बताना है विच अमंग द फॉलोइंग आयरन और मर्करी इज अ बेटर कंडक्टर। तो आपको एनसीईआरटी में टेबल गिवन है, आप टेबल देख लो। डाटा तो खैर मुझे भी याद नहीं है ना, आपको करना ही नीड है, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल आएगा आपको डाटा तो गिवन होता है रेजिस्टिविटी का। तो इसके अंदर आप टेबल आप देखोगे तो आयरन की रेजिस्टिविटी कम है 10 इंटू, इस तरह से है 10 इंटू 10⁻⁸ है परहैप्स, और वो 64 है, इस तरह से है 64 समथिंग और -8। और ध्यान रखना ये रेजिस्टिविटी है तो इसका यूनिट ओम मीटर होगा, ओम मीटर, ये भी यूनिट रखना जरूरी है। तो इसमें आप ये लिखोगे क्योंकि रेजिस्टिविटी आयरन की कम है, देयरफॉर आयरन इज बेटर कंडक्टर एज कंपेयर टू मर्करी। तो ऑब्वियसली जिसकी रेजिस्टिविटी लीस्ट है कंडक्टिविटी हाईएस्ट है। तो उसने ये पूछा बेटर कंडक्टर कौन है, तो बेटर कंडक्टर आपको टेबल गिवन होगी, आप कंपेयर कर लो, जिसकी रेजिस्टिविटी कम उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, तो दैट विल बी बेटर कंडक्टर। इन दो में से अगर आप टेबल देखोगे तो आयरन इज बेटर कंडक्टर। नेक्स्ट है विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। तो फिर वही टेबल कंसल्ट कर लो, सबसे टॉप पे सिल्वर मिलेगा। द सिल्वर हैविंग लीस्ट रेजिस्टिविटी हैज हाईएस्ट conduction, that is best conductor of electricity is silver because its resistivity is least। तो ये मैंने 181 इसके आंसर पे पूरे कर दिया आपके। अब इसमें इस वीडियो में तो 185 तक के कवर कर रहा हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में सारी कवर कर दूंगा मैं, और उनको कॉन्सेप्चुअली समझा के चलेंगे ताकि आपको कहीं भी मार्क्स आपके डिडक्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 cells of 2 volt each and a 5 ohm resistor, 8 ohm resistor, 12 ohm resistor plug key all connected in series। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम बनाना है, अगर सर्किट डायग्राम ही है तो देखो इसको अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं तो जैसा इसने कहा वर्ड टू वर्ड सेम चलेंगे। इसने कहा 3 सेल्स, ये आपके 3 सेल्स हो गए, ठीक है। इसने कहा बैटरी ऑफ 3 सेल्स, तो इट इज फार फार बेटर अगर आप इसे डॉटेड लाइन में कंटेन कर दो तो ये बैटरी ऑफ 3 सेल्स हो गया। जिधर पॉजिटिव है बड़ा है उधर पॉजिटिव, जो छोटी है उधर नेगेटिव, और सेल को भी इंटरनली कनेक्ट कर दो ऐसे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सेल्स इंटरनली कनेक्टेड होते हैं तो आप ये शो कर दो बेटर है। इसके अंदर इसने कहा है कि आप की यहां शो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये आपने की शो कर दिया। उसके बाद 3 रजिस्टर हैं 5, 8 और 12, तो आप इसके बाद इस तरह से करके 5, 8 और 12, और ये बन गया हमारा सर्किट 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम। और ये बैटरी में आपने यहां से दे दिया पॉजिटिव नेगेटिव, इसको रादर लिख सकते हो 6 वोल्ट। 6 वोल्ट इसलिए क्योंकि 3 सेल हैं और 2 वोल्ट का ईच है, तो ये 6 वोल्ट बैटरी है। और इसमें सिर्फ सर्किट डायग्राम ही करना था, तो ये हमारा आंसर है सर्किट डायग्राम, क्योंकि इसने वोल्ट मीटर कहा नहीं किसके अक्रॉस है क्यों, तो यहां तक इसको लगाना सफिशिएंट है। एमीटर कहा हो तो वो लगा सकते हो, रेजिस्टर एमीटर नहीं का अगर कहें तो नो प्रॉब्लम, एमीटर तो बीच में यहां लग जाएगा, बट वोल्ट मीटर ध्यान रखना जिसके भी अक्रॉस कहेगा उसके अक्रॉस पैरेलल में लगेगा, सीरीज में नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। और एक वीडियो में मैंने 1 और 2 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, आप वो वीडियो देख लो, आपको ये तो पता है कि एमीटर सीरीज में कनेक्ट होगा, बट अगर पूछे पैरेलल में कर दिया तो क्या होगा, तो इसका आंसर आपको वीडियो में मिलेगा। आपको ये दे रखा है कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, मैं क्वेश्चन ये पूछता हूं सीरीज में कनेक्ट कर दे तो हो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, तो इनका उस वीडियो में मैंने आंसर भी दे रखे हैं, आप उसे वीडियो को जरूर वॉच कर ले और मुझे बताना कि आपको उनके आंसर्स में या उसमें और कुछ नीड है क्वेश्चंस ऐड करने, तो मैं वो भी ऐड कर दूंगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन आ गया, यह रीड्रॉ द सर्किट डायग्राम इन क्वेश्चन नंबर 1, इसी को दोबारा ड्रॉ करना, तो इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। शोइंग एन एमीटर, तो आप एमीटर यहां शो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, यहां भी शो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कहीं भी शो कर दो, बस साइन ध्यान रखना, अगर ये पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव और ये नेगेटिव लगेगा, ये ध्यान रखना। एमीटर कर दिया, 3 रजिस्टर सेम है, वोल्ट मीटर अक्रॉस 12 ओम, आपने इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर शो करना है 12 वोल्ट, सॉरी नहीं 12 नहीं, अच्छा 12 ओम के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाना है अगेन, क्योंकि इधर से पॉजिटिव आया है तो यहां पॉजिटिव लगेगा, ये नेगेटिव लगेगा, तो ये हो गया रीड्रॉ द सर्किट डायग्राम, ये हो गया। अब इस पे बेस पे न्यूमेरिकल दे दिया, व्हाट इज द रीडिंग इन एमीटर, तो सीरीज में करंट कैलकुलेट करने के लिए सीरीज का लॉ अप्लाई करके वी विल फाइंड रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो आएगा 5 + 8 + 12, तो 3 रेजिस्टेंस क्योंकि सीरीज में है
और सीरीज का लॉ आपको पता ही है कि एक सेपरेट वीडियो में दी है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल सीरीज, उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर कर रखे हैं मैंने हर टाइप के, आप वो जरूर वॉच कर लें। इसमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया 25 ओम्स, ये आ गया। ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, पूरे सर्किट की वोल्टेज है 6 वोल्ट्स। क्वेश्चन या पूरे सर्किट का करंट कितना होगा? ऑब्वियसली V अपॉन I इज इक्वल टू R, ओम्स लॉ। तो देयरफॉर V अपॉन R इज इक्वल टू I, और V अपॉन R आप करके देख ले, V है 6 और ये 25, तो 6 अपॉन 25 देख लेते कैलकुलेटर से क्या आता है। ये आएगा 6 डिवाइडेड बाय 25, 0.24 एम्पियर, ये आंसर नंबर 1 हो गया। फिर क्वेश्चन ये सेकंड में, व्हाट इज वोल्टमीटर रीडिंग? तो देखो ध्यान से, अब जहां वोल्टमीटर लगा है ना, आपने सिर्फ उसी रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस देखना है, उसमें से कितना करंट पास हो रहा है वो देखना है, और तब आपने ओम्स लॉ अप्लाई करना है। जैसे इसने क्या क्रॉस 12, तो इसका रेजिस्टेंस है 12 ओम्स। क्योंकि सीरीज में करंट सेम होगा तो ऑब्वियसली इसके थ्रू भी करंट वही होगा 0.24 एम्पीयर का। तो क्वेश्चन है इसके अक्रॉस वोल्टमीटर रीडिंग क्या होगी? तो अगेन ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, और IR में वैल्यू पुट करोगे 0.24 into 12, तो इसे कैलकुलेटर से देख लेते हैं। 0.24 into 12, ये आ गया 2.88, तो ये आ गया 2.88 वोल्ट विल बी द वोल्टमीटर रीडिंग। तो इस वीडियो में मैंने आपके इंटेक्स क्वेश्चन 185 तक कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में सारे इंटेक्स क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, और उसके बाद इसके सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस, और एक वीडियो में मैंने एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी दे रखे हैं आपको, आप उनको जरूर प्रिपेयर कर लो, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पेपर सेट कर देते हैं। तो आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन जरूर देख लो, और इनको भी आप कॉन्सेप्चुअली समझ लो। मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू परफेक्शन सिखाने की कोशिश की है, और आप इसे वैसा ही प्रेजेंट करो सो दैट आपको फुल मार्क्स मिले। और वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो, जरूर एक अच्छा सा लाइक दे देना। अपने सभी फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो, और चैनल सलूजा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको 9th और 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ने के लिए कहीं और जाने की नीड ना पड़े। मेरे चैनल पे सिर्फ कंटेंट बेस्ड वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।